सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के आईपीसी के लेक्चर में हम यूनिट 4 में जो उसका सेकंड फेज है उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है उसको डिस्कस करेंगे। क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन यानी आपराधिक दुर्विनियोग और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी आपराधिक न्यासभंग, ये दोनों टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन जो है यूनिवर्सिटी में किस तरीके से आता है कि क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन का जो ऑफेंस होता है उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, और दोनों ऑफेंसेज में बेसिक डिफरेंस क्या है। ये जो है क्वेश्चन यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। यूनिवर्सिटी लेवल पर ये क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन की, जिसका डेफिनेशन जो है आईपीसी के सेक्शन 403 में बताया हुआ है। सेक्शन 403 में क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन यानी आपराधिक दुर्विनियोग की डेफिनेशन दी हुई है, और डेफिनेशन कुछ इस तरीके से दी हुई है कि जो कोई बेईमानी से, यानी जो एलिमेंट है वो क्या है, डिसऑनेस्टी, जो कोई बेईमानी से किसी मूवेबल प्रॉपर्टी यानी चल संपत्ति का दुर्विनियोग करेगा या उसको अपने प्रयोग के लिए संपरिवर्तित कर लेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि बेईमानी पूर्वक डिसऑनेस्टली किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को मिस एप्रोप्रिएट करेगा या डिसऑनेस्टली उसको अपने फायदे के लिए क्या कर लेगा, संपरिवर्तित कर लेगा, यानी उसका कन्वर्जन कर लेगा। इन दैट केस वो व्यक्ति जो होगा वो आपराधिक दुर्विनियोग यानी क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन के लिए लायबल माना जाएगा। ये डेफिनेशन सेक्शन 403 में क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन की दी हुई है। अब इसके जो एलिमेंट्स हैं वो इसी डेफिनेशन से ब्रेक हो जाते हैं। इसमें जो डेफिनेशन जैसे हम सेक्शन 403 में पढ़ी, तो जो एलिमेंट्स हैं वो ब्रेक हो रहे हैं। यानी क्या, सबसे पहले तो डिसऑनेस्टली यानी बेईमानी पूर्वक आशय, उसके बाद मूवेबल प्रॉपर्टी, और उसके बाद मिस एप्रोप्रिएशन, या कन्वर्जन। ये इसके एलिमेंट्स हैं। यानी बेईमानी पूर्वक आशय होना चाहिए, संपत्ति चल होनी चाहिए, और बेईमानी पूर्वक उस संपत्ति का अपने हित में, अपने फायदे के लिए संपरिवर्तन, या जो है वहां पर कहीं ना कहीं संपत्ति को जो है अपने फायदे के लिए आप जो है इसका यूज कर रहे हैं, जो संपत्ति आपकी नहीं है, वो जो है क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन की कैटेगरी में चला जाएगा। एक एग्जांपल की हेल्प से हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति जो है एक जो है अपने बी फ्रेंड की लाइब्रेरी से कोई बुक जो है वहां से ले आता है, और उसका कोई इंटेंशन जो है बेईमानी पूर्वक उसका इंटेंशन नहीं है, डिसऑनेस्टली उसका इंटेंशन नहीं है, वो अपने फ्रेंड की लाइब्रेरी में से वो बुक पढ़ने के इंटेंशन से लेकर आता है ना, तो चोरी का अपराध नहीं होगा क्योंकि बेईमानी पूर्वक आशय नहीं है। लेकिन यहां पर यह है कि पढ़ने के बाद उस बुक को वापस रखना चाहिए था। तो वो क्या करता है कि बुक पढ़ने के इंटेंशन से, यानी अपने फ्रेंड की लाइब्रेरी में से और कोई बुक पढ़ने के लिए ले आता है, और ये मानकर चलता है कि उसकी फ्रेंड की जो है इम्प्लाइड कंसेंट है, और इसलिए वो बुक जो है पढ़ने के इंटेंशन से ले आता है। और बाद में नॉर्मली तो उसका कर्तव्य यही था कि उस बुक को वो जो है लाइब्रेरी में दोबारा से रख दे, लेकिन वो करता क्या है कि उस बुक को अपने फायदे के लिए संपरिवर्तित कर लेता है, या उस बुक को जो है बेच देता है, या हमेशा के लिए अपने पास रख लेता है। तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या कोई ऑफेंस जो है कमिट किया गया, कोई ऑफेंस जो है गठित हुआ, और अगर हुआ तो फिर कौन सा ऑफेंस हुआ, ये जो है क्वेश्चन बन जाता है। तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें, जैसे उस व्यक्ति ने उस बुक को लाइब्रेरी से निकाला, वहां जो है कोई ऑफेंस जो है कमिट नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका जो आशय था वो बेईमानी पूर्वक नहीं था। इसलिए चोरी के ऑफेंस के लिए 5 एलिमेंट होने जरूरी है ना, कि कब्जे के विरुद्ध सम्मति के बिना, बेईमानी पूर्वक आशय, चल संपत्ति और संपत्ति को हटाना। तो संपत्ति को हटाया जरूर गया, चल संपत्ति थी और उसके फ्रेंड के कब्जे में से उसको लिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं सम्मति की जब हम बात करते हैं तो विवक्षित सम्मति यानी इम्प्लाइड कंसेंट वहां पर मौजूद था, और इंटेंशन भी उसका बेईमानी पूर्वक नहीं था। इसलिए जब उस प्रॉपर्टी को वहां से अलग किया गया, उसको वहां से हटाया गया, तो इन दैट केस जो है वहां पर चोरी घटित नहीं हुई। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि ठीक है, उस समय कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया गया, लेकिन बाद में उसका जो कर्तव्य था वो ये था कि उस बुक को वापस लाइब्रेरी में रखना था, लेकिन उस बुक को वो हमेशा के लिए अपने पास रख लेता है। तो जब वो उस बुक को हमेशा के लिए अपने पास रख लेता है, तो वहां पर उसने क्या किया है, उसने चोरी नहीं की है, क्योंकि संपत्ति हटाते समय उसका आशय बेईमानी पूर्वक नहीं था। बाद में उसके आशय में परिवर्तन हो जाता है, और आशय जब उसका परिवर्तित हो जाता है तो वो उस संपत्ति का क्या कर रहा है, बेईमानी से दुर्विनियोग कर रहा है, और उसको अपने प्रयोग में संपरिवर्तित कर रहा है। तो इसीलिए कहने का तात्पर्य यह है कि यहां पर चोरी का अपराध घटित नहीं हुआ। यहां पर कौन सा अपराध घटित हुआ, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, यानी दुर्विनियोग, यानी जो संपत्ति उसकी नहीं थी उसने उसको अपने फायदे के लिए जो है वहां पर अपने प्रयोग में संपरिवर्तित कर लिया।
इसी तरीके से अगर कोई पब्लिक प्लेस में किसी को कोई चीज पाई जाती है, कोई चीज सड़क पर जैसे कई बार पड़ी हुई मिल जाती है, तो उसको उठाना ऑफेंस नहीं है। लेकिन उठाने के बाद जब आपको पता चलता है कि वो संपत्ति आपकी नहीं है, तो आपकी ड्यूटी ये होती है इन दैट केस आपको उसको एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को उसको वापस करना चाहिए, उसको दे देना चाहिए, उसके ओनर को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर आप ये जानते हुए कि वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, उसको अपने फायदे के लिए आप उसको यूज कर लेते हैं, इन दैट केस क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन अकर्स, ऑफेंस जो है वहीं की वहीं घटित हो जाता है। और इसलिए जो है जब कोई लावारिस संपत्ति होती है, लावारिस इन द सेंस उस संपत्ति का स्वामी उस समय वहां मौजूद नहीं है और उसको आप जो है उठा लेते हैं और तत्पश्चात उसको अपने फायदे के लिए संपरिवर्तित कर लेते हैं, तो वहां पर क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन जो है घटित हो जाता है। और भी इसके कई एग्जाम्पल्स हम लोग यहां डिस्कस कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि आप जैसे प्लेटफॉर्म पर जाते हैं और आपने जो है कोई टिकट परचेज किया हुआ है कानपुर तक का, मथुरा से मैं बात कर लेता हूं, मथुरा से कानपुर का कोई टिकट जो है परचेज किया हुआ है, और कोई मान के चलिए कोई अशिक्षित व्यक्ति है और उसने मथुरा से इलाहाबाद का टिकट जो है उसने परचेज किया है, और वो अपना टिकट आपको ये दिखाने के लिए देता है कि आप उसको बता दीजिए कि वो टिकट सही बनाए या नहीं बनाए, और आप क्या करते हैं, डिसऑनेस्टली उसका जो मथुरा से इलाहाबाद वाला टिकट था वो अपने पास रख लेते हैं और मथुरा से कानपुर वाला जो टिकट था उसको लौटा देते हैं। तो यहां पर भी दुर्विनियोग का ऑफेंस हुआ, यानी क्योंकि यहां पर चोरी इसलिए नहीं हुई क्योंकि संपत्ति को जो है आपने उसकी सम्मति के बिना नहीं हटाया है, उसने अपनी सम्मति से उस संपत्ति को आपको दिया है। लेकिन वहां पर एक कहने का तात्पर्य है कि संपत्ति को जब उसने आपकी सम्मति से दिया तो कर्तव्य ये था कि वहां पर जो है उसको देखकर आपको लौटा देना चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया, बेईमानी पूर्वक उस संपत्ति का दुर्विनियोग कर लिया। यानी जो कानपुर से इलाहाबाद वाला जो ट्रैक है या उसका जो प्राइस था, जो कि कायदे से उसको जो है वहां पर वो उस टिकट के बेसिस पर उसको सफर करना चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया, बेईमानी पूर्वक उसके अधिकार के तहत जो उसकी यात्रा थी उसका जो किराया था वो आपने जो है बेईमानी पूर्वक उसको अपने फेवर में जो है कहीं ना कहीं जो है मिस एप्रोप्रिएट कर लिया। इसलिए जो है ऑफेंस यहां पर कमिट किया गया है वो जो है क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन का किया गया है। एम्परर बनाम रजा हुसैन एक केस है, उसके ये फैक्ट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इसी तरीके से कई बार क्या होता है, जैसे डेड बॉडी से लोग जो है, जैसे अभी केदारनाथ वाला जो हादसा हुआ था कुछ साल पहले, और ये चीज काफी सुनने में आई थी कि लोग जो है डेड बॉडी से ज्वेलरी वगैरह उतार रहे थे। तो इस तरह की घटनाएं भी, इस तरीके की चीजें भी चोरी की कैटेगरी में नहीं आएंगी, ये भी क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन की कैटेगरी में चली जाएंगी। तो इस तरीके से जो है ये ऑफेंस जो है किया जाता है। इसके पनिशमेंट की अगर हम बात करें 403 के, तो पनिशमेंट भी जो है 403 में ही बताया हुआ है, अलग से पनिशमेंट नहीं है इसका। उसी सेक्शन में जिसमें क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन को डिफाइन किया हुआ है, इन द सेम सेक्शन जो है पनिशमेंट को बताया हुआ है। इसी से ही सिमिलर एक और ऑफेंस होता है जिसको हम बोलते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी आपराधिक न्यास भंग। न्यास भंग यानी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। देखिए इसमें ट्रस्ट लगा हुआ है, यानी विश्वास लगा हुआ है, यानी आपका कोई क्रिमिनल इंटेंशन है और जब कोई वस्तु विश्वास की स्थिति के अधीन किसी दूसरे व्यक्ति को परिदत्त की जाती है, तो वहां एक कॉन्ट्रैक्ट ये रहता है कि वहां पर उस संपत्ति को जैसे वो परिदत्त की गई है उसको उसी कंडीशन में वापस किया जाएगा जैसे ही वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा। और अगर उस वस्तु को उस व्यक्ति के द्वारा जिसको वो परिदत्त की गई है उसका विनियोजन कर दिया जाता है, तो फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है वहां पर हो जाता है। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल इसका ले सकते हैं। आप अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं और बैंक जो है कहीं ना कहीं ट्रस्टी है कि वो आपको जरूरत पड़ने पर उस पैसे को वापस करेगी, और अगर उस पैसे का गबन कर लिया जाता है, जो मैनेजर हैं या जो भी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी बैंक में उस पैसे का गबन कर लेती है, तो यहां पर जो मेन ऑफेंस कमिट हुआ है वो कौन सा हुआ है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है। क्योंकि विश्वास की स्थिति के अधीन कोई वस्तु परिदत्त की गई है, तो वहां पर उस वस्तु के संबंध में उस व्यक्ति का कर्तव्य, जिसको ऐसी वस्तु परिदत्त की गई है, उसका कर्तव्य यही था कि उस वस्तु को सावधानी पूर्वक रखे और जैसे ही वहां पर उसके ओनर के द्वारा उसको वापस मांगे जाने की बात कही जाती है, उस वस्तु को वापस लौटा दे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उस वस्तु का दुर्विनियोग कर लेता है, तो फिर वहां पर जो है आपराधिक न्यास भंग का अपराध घटित हो जाता है, जैसा कि सेक्शन 405 में डिफाइन किया गया है। जो डेफिनेशन है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की, वो सेक्शन 405 में बताई हुई है कि जहां एक व्यक्ति द्वारा कोई वस्तु जो है किसी दूसरे व्यक्ति को परिदत्त की जाती है और वो दूसरा व्यक्ति जो है बेईमानी पूर्वक उस संपत्ति का दुर्विनियोग कर लेता है या ऐसी संपत्ति को अपने प्रयोग के लिए संपरिवर्तित कर लेता है, या उस वस्तु के संबंध में कोई संविदा जो की गई है उस संविदा की शर्तों का अतिक्रमण करता है, या भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, तो वहां ऐसा व्यक्ति जो है आपराधिक न्यास भंग यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए लायबल माना जाएगा। दोनों ऑफेंसेज में डिफरेंस क्या है, जो अभी हमने क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन पढ़ा था और जो हमने अभी जो है हम क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, उसमें दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन में संपत्ति जो है ओनर के द्वारा परिदत्त नहीं की जाती है, वो अनायास उसके कब्जे में आ जाती है। जैसे हो सकता है कि सड़क पर पड़ी हुई कोई चीज मिल गई तो वहां पर परिधान नहीं किया गया, लेकिन यहां पर विश्वास की स्थिति में ओनर के द्वारा जो वस्तु है उसका परिधान किया जाता है।
और तत्पश्चात जो है जिस व्यक्ति को ऐसी वस्तु परिदत्त की जाती है वो क्या करता है, उस वस्तु को अपने फायदे के लिए संपरिवर्तित कर लेता है या उसका दुर्विनियोग कर लेता है, या किसी कॉन्ट्रैक्ट का जो कि उन दोनों के बीच में हुआ है उसकी किसी कंडीशन का, उसकी वैलिड कंडीशन का क्या करता है, वायलेशन करता है या उसका अतिक्रमण करता है, या इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के किसी कंडीशन का वायलेशन करता है, तो फिर जो है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है अकर्स हो जाता है। अब इसके पनिशमेंट की अगर हम बात करें तो पनिशमेंट जो है इसका 406 में आगे फर्दर बताया हुआ है, और फिर जो है 407, 408 और 409 जो है स्पेसिफिक क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में बताया हुआ है, यानी अलग अलग जो है कंडीशंस बताई हुई हैं कि अगर कोई बैंकर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है तो लायबिलिटी क्या होगी। ट्रांसपोर्टर होते हैं, अगर ट्रांसपोर्ट को आपने माल दिया है और वो जो है उस माल, उसका कर्तव्य यही है कि माल को गंतव्य तक पहुंचाया जाए और वो उसको अपने फायदे के लिए संपरिवर्तित कर लेता है, इन दैट केस वो व्यक्ति भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए लायबल माना जाएगा। इसी तरीके से जब आप क्लॉक रूम में अपना कोई सामान जो है जमा कराते हैं और वो जो उस क्लॉक रूम का जो वहां पर केयर टेकर है और उस वस्तु का दुर्विनियोग कर लेता है, उसको अपने फायदे के लिए जो है कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए रख लेता है, तो वहां भी वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए लायबल माना जाएगा। तो अलग अलग कंडीशंस में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए कौन कौन से पनिशमेंट हैं, क्या क्या उसका प्रोविजन है, वो जो है फर्दर जो है 407, 408 और 409 में आगे बताया हुआ है। तो इस तरीके से ये दोनों ऑफेंस जो है गठित हो जाते हैं। तो यूनिट 4 में आप लोगों को इसी तरीके से दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेना है। कल जो है या लास्ट लेक्चर में मैंने जो है आप लोगों को बताया कि उसमें मैंने थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी और डेकोइटी, ये जो है आप इसको पूरा कंबाइंड रूप से पढ़ेंगे। चारों ऑफेंसेज में काफी सिमिलैरिटीज हैं और जो है दो चारों को साथ में पढ़ा जाएगा। मैंने आपको बताया था कि थेफ्ट को और एक्सटॉर्शन को दोनों को पहले अलग अलग पढ़ना है और फिर दोनों को कंबाइंड रूप से जो है रॉबरी के साथ पढ़ना है, क्योंकि रॉबरी में या तो थेफ्ट होगा या फिर एक्सटॉर्शन होगा, दोनों में से कोई ना कोई ऑफेंस जरूर होगा, क्योंकि रॉबरी अपने आप में कोई क्राइम नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि बिना थेफ्ट के या बिना एक्सटॉर्शन के रॉबरी कमिट नहीं हो सकती। उसमें आइदर थेफ्ट होगा या फिर उसमें एक्सटॉर्शन होगा और उसके साथ कहीं ना कहीं बल या हिंसा का प्रयोग किया जाएगा, तब जो है रॉबरी कमिट होती है। और जैसे ही अगर रॉबर्स जो है उनकी संख्या 5 या 5 से अधिक हो जाए, इन दैट केस जो रॉबरी है वो डेकोइटी में कन्वर्ट हो जाती है। ये मैंने पहले फेज में बताया और सेकंड फेज में मैंने जो है क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को जो है अलग अलग बताया और उसमें जो बेसिक डिफरेंस थे वो मैंने क्लियर की। यूनिवर्सिटी में यूनिट 4 से इन दोनों टॉपिक में से ही कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसी के साथ ही आईपीसी की यूनिट 4 भी यहाँ कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट 5 डिस्कस करेंगे, जिसमें 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। डिफेमेशन उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, स्टेजेस ऑफ क्राइम की हम बात कर सकते हैं, क्रिमिनल ट्रेसपास भी जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में अपने मैं ये जो भी इंपॉर्टेंट 2-3 टॉपिक है उनको भी मैं डिस्कस करूंगा और आईपीसी इस तरीके से खत्म हो जाएगी। ओके, थैंक यू।